अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम खैरसलान है। आज स्टूडेंट्स हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन का न्यू सिलेबस फॉलो करेंगे और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स की एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज क्वेश्चन में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन। क्रिएट ए टेबल टू शो ए रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज़। बस हमारे पास क्वेश्चन है कि हमने एक टेबल बनाना है और उसके अंदर हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ की एस्टिमेशंस लिखनी है। तो हम यहाँ पे सिंपल सी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ ले लेंगे, जिसमें पहली फिजिकल क्वांटिटी है स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास मैस ऑफ एन एप्पल। यहाँ पे मैस ऑफ एन एप्पल की एक एस्टिमेशन फिजिकल क्वांटिटी ली गई है और इसकी एस्टिमेट जो मैस होगा वो हमारे पास है 0.1 kg। ऐसी एक दूसरी एस्टिमेशन हम लेंगे फिजिकल क्वांटिटी की जो कि हाइट ऑफ ए पर्सन है और हाइट ऑफ पर्सन जो है वो उसको एस्टिमेटेड वैल्यू दी गई है 1.7 मीटर्स। ऐसे ही हम स्पीड ऑफ कार को एस्टिमेट कर सकते हैं और इसकी एस्टिमेशन हम लिख सकते हैं 20 मीटर पर सेकेंड या कुछ भी स्पीड इसकी लिख सकते हैं। ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ एक कप का जो वॉल्यूम है वो है 250 मिलीलीटर। तो इस तरह से हम लोग टेबल बना सकते हैं, कुछ भी फिजिकल क्वांटिटीज की एस्टिमेशंस लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। एक्सप्रेस एक्सप्रेस द यूनिट्स ऑफ द फॉलोइंग डिराइव्ड क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। हमने यहाँ पे कुछ हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज गिवन है, हमने उनको बेस क्वांटिटीज की फॉर्म में लिखना है और बेस क्वांटिटीज की यूनिट्स की फॉर्म में लिखना है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फोर्स। स्टूडेंट्स हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू एम ए। हम m की जगह यहाँ पे m चूंकि मैस है और मैस का यूनिट होता है kg, तो हम यहाँ पे मैस की जगह लिख सकते हैं kg। ऐसे ही एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम यहाँ पे फोर्स का यूनिट लिख सकते हैं kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरे नंबर पे क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वर्क। तो हम वर्क को कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? हमारे पास वर्क का फॉर्मूला होता है W इक्वल्स टू एफ डॉट डी। एफ हमारे पास फोर्स है जो कि हम यहाँ पे फोर्स के ऊपर देखें आप अगर तो यहाँ पे यूनिट ड्राइव कर चुके हैं, तो अब यही यूनिट यहाँ पे लिखेंगे। एफ की यूनिट हो जाएगी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी है। डी हमारे पास एक डिस्टेंस होता है और डिस्टेंस यूनिट होती है मीटर। वो मीटर जो है वो यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट 3 है सी, पावर। तो स्टूडेंट्स पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी। तो हम बड़े सिंपल वे में इसमें W हमारे पास वर्क है जो ऊपर यहाँ पे आपने इसकी यूनिट ड्राइव की है, इसी यूनिट को लिखेंगे W की जगह। और यहाँ पे डिवाइड बाय T है, तो डिवाइड बाय T यानी टाइम, टाइम का यूनिट होता है सेकंड। वो जो नीचे से हमारे पास सेकंड यूनिट है, यहाँ से सेकंड, इस यूनिट को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो W की यूनिट यहाँ पे पर सेकंड स्क्वायर है, ये यहाँ से सेकंड ऊपर जाएगा तो ये -1 पावर होगी और ये हो जाएगी -3। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर पार्ट डी। इसका पार्ट डी के अंदर पूछ रहे हैं हमारे पास प्रेशर। स्टूडेंट्स हमारे पास जो प्रेशर होता है वो इक्वल होता है P इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाय ए। यहाँ पे फॉर्मूला। तो फोर्स हमारे पास हम यूनिट ड्राइव कर चुके हैं, वहां से फोर्स की यूनिट यहाँ पे पुट करेंगे और एरिया हमारे पास होता है मीटर स्क्वायर। यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है और जब ये मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो यहाँ से मीटर की पावर 1 है और ये पावर 1 जो है उसमें से ये जो 2 है पावर, ये ऊपर जाके इसमें से माइनस हो जाएगी और ये बन जाएगी केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसका पार्ट ई है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को ड्राइव करने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला होता है, करंट जो होता है इलेक्ट्रिक करंट, ये इक्वल होता है Q डिवाइडेड बाय T। तो हम यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे Q और इसकी डिवाइडेड बाय T, यहाँ पे हम लिख देंगे T। तो स्टूडेंट्स हमारे पास Q बाय T है, चूंकि हमने फाइंड इलेक्ट्रिक चार्ज का करना है तो यहाँ पे Q हमारे पास चार्ज है, तो इस फार्मूले को रीअरेंज करेंगे, डिवाइडेड बाय T को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय T। तो ये बन जाएगा Q इक्वल्स टू I मल्टीप्लाई बाय T। आई हमारे पास करंट है तो करंट की यूनिट होती है एम्पेयर और टाइम हमारे पास टाइम की यूनिट होती है सेकंड। ओके क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कहते हैं व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू यूज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्मॉलेस्ट रेजोल्यूशन। हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को क्यों यूज करते हैं जिनकी रेजोल्यूशन कम होती है? रेजोल्यूशन यानी कि लीस्ट काउंट जिनका बहुत कम होता है। तो हमें पता है स्मॉलेस्ट रेजोल्यूशन या स्मॉलेस्ट लीस्ट काउंट जो है वो सबसे प्रिसाइज एक्यूरेट वैल्यू जो है वो हमें दे सकती हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट विद द स्मॉलेस्ट रेजोल्यूशन is important because it allows for more precise measurements
Smaller resolution means the instruments can detect smaller differences in the quantity being measured. तो जो हम quantities measure कर रहे हैं उनके अंदर small differences को क्या कर सकती है, उसको detect करती है, leading to more detailed and accurate results. तो ये ज़्यादा accurate results की तरफ हमें लेके जाता है. This reduces the uncertainty and improves the reliability of the measurements. तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह से लिख सकते हैं. ओके, मैं इसको रेज कर देता हूँ. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स हमारे पास. क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रीडिंग्स इन एन इंस्ट्रूमेंट. स्टूडेंट्स, हम जब किसी भी इंस्ट्रूमेंट में रीडिंग लेते हैं तो हम उसमें नंबर ऑफ रीडिंग्स लेते हैं. हम एक रीडिंग से उसका रिजल्ट जो है वो मेजरमेंट नहीं लेते. तो इसकी क्या रीजन है? तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रीडिंग्स इन एन इंस्ट्रूमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर सेवरल रीजंस. तो डिफरेंट रीजंस की वजह से हम इसकी एक से ज्यादा रीडिंग्स लेते हैं. पहली रीजन क्या है? रिड्यूसेस रैंडम एरर. स्टूडेंट्स, रैंडम एरर क्या होता है? जब हम सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल लेते हैं, सिंपल पेंडुलम से हम लोग जब डिफरेंट रीडिंग्स लेते हैं, कोई टाइम पीरियड फाइंड करते हैं सिंपल पेंडुलम का, तो डिफरेंट रीडिंग्स का रिजल्ट डिफरेंट आता है. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल भी थी बुक में कि डिफरेंट टाइम पीरियड जो है वो फाइंड करते हैं हम सिंपल पेंडुलम के, तो उसका जो उसकी एवरेज टाइम पीरियड होता है वो फाइंड करना होता है, और साथ में उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी होती है वो फाइंड करनी होती है. तो अब अगर एक से ज्यादा रीडिंग्स लेंगे या ज्यादा मल्टीपल रीडिंग्स लेंगे तो उससे ये होगा कि उसके अंदर रैंडम एरर जो है वो बहुत कम हो जाएगा. यानी कि हम एक बार रीडिंग लेंगे, लेट्स से उसका रिजल्ट आता है 5 सेकेंड, दूसरी बार आता है 5.1, फिर 5.2, 5.3, फिर आता है 4.9, 4.8. तो जितनी ज़्यादा रीडिंग्स लेंगे हम अपने जो एक्चुअल रिजल्ट उसको बहुत क्लोज जाएंगे, क्योंकि इन रिजल्ट्स की जब हम एवरेज लेते हैं तो वो एवरेज क्लोज रिजल्ट जो आपका ट्रू रिजल्ट होता है, मेजर रिजल्ट उसके बहुत ज़्यादा करीब होता है. तो इससे हम लोग रैंडम एरर को क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं. दूसरे नंबर पे है इंक्रीज रिलायबिलिटी. स्टूडेंट्स, ज़्यादा रीडिंग्स होंगी तो हमारा रिजल्ट जो उससे आएगा वो बहुत ज़्यादा रिलायबल होगा. तो इस ये भी रीज़न हो सकती है हम लोग इसको मल्टीपल जो रीडिंग्स होती है वो एक्सपेरिमेंट की लेते हैं. थर्ड क्वेश्चन है, इसका थर्ड जो फैक्टर है वो है स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस. स्टूडेंट्स, हमारे पास जो कलेक्टिव डाटा होगा उसको हम लोग ग्राफ्स की फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करते हैं, तो या उसको डिटेल में अगर हम देखना चाहते हैं, तो अगर जितना ज़्यादा रिजल्ट होगा हम उसको सिंपली एक्सपेरिमेंट को अपनी जो मेजर्ड वैल्यू होगी उसके बहुत क्लोज वैल्यूज क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, हमारे पास अगला क्वेश्चन है, उसको हमने लिखा है, a larger data set allows for better statistical analysis including the calculation of mean, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. तो हम इससे मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह जो है वो सिंपली आसानी से फाइंड कर सकते हैं. फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट्स, इसको आप देखिएगा. तो हमने यहाँ पे टेबल में लिखा है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी. तो प्रिसीजन क्या होती है? प्रिसीजन रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी ऑफ द रिपीटेड मेजरमेंट्स. में प्रिसिशन कहते हैं कि हम कुछ रीडिंग ले रहे हैं और हमारी रीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोज आ रही है. जैसे ये एग्जांपल मैंने दिया है, इफ मेजरमेंट्स आर 5.1, 5.1, 5.2, दे आर प्रिसाइज. तो आप लोग देखें तो ये रीडिंग सारी की सारी क्या है? बहुत क्लोज आ रही हैं. गो के हमारी एक्चुअल जो वैल्यू है वो यहाँ पे 5 नहीं है या 5.1 के करीब नहीं है. फिर भी अगर हमारे पास रिजल्ट आता है 5.1, 5.1, 5.2, तो ये हमारी जो बार बार वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, कंसिस्टेंट है, इसकी वजह से हम इसको प्रिसिशन कहते हैं. इसी के मुकाबले में एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी रेफर्स टू हाउ ए क्लोज मेजरमेंट इज टू द ट्रू और एक्सेप्टेड वैल्यू. एक्यूरेसी बोलते हैं कि जो आपकी ट्रू वैल्यू है, जो एक्सेप्टेड वैल्यू है, उसके कितना करीब है. तो ये इसके अंदर डिफरेंस हुआ. दूसरा डिफरेंस लिखा हुआ है, मल्टीपल मेजरमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन प्रिसिशन. प्रिसिशन चूंकि कंसिस्टेंसी को बोलते हैं, रिपीटेड वैल्यूज को बोलते हैं, तो हमारे पास एक से ज्यादा या मल्टीपल हमारे पास क्या होंगी? मेजरमेंट्स होंगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे, तो वो प्रिसाइज होंगी, उसको प्रिसिशन बोलेंगे. लेकिन एक्यूरेसी जो है वो एक सिंगल वैल्यू भी जो है वो भी इंडिकेट कर सकती है कि कोई वैल्यू एक्यूरेट है या नहीं है, क्योंकि ये अगर ट्रू वैल्यू जो है, जो इसकी एक्सेप्टेड वैल्यू उसके करीब होगी, तो हम एक वैल्यू से भी कह सकते हैं कि ये उसकी एक्यूरेसी है. थर्ड पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हाई प्रिसिशन डज नॉट गारंटी एक्यूरेसी. स्टूडेंट्स, हमारे पास जो प्रिसिशन होती है वो एक्यूरेसी को गारंटी कभी भी नहीं करती. जैसे कि यहाँ पे वैल्यूज 5.1, 5.1 और 5.2 लिखी हुई है, तो ये अगर एक्चुअल वैल्यू के करीब नहीं है तो ये प्रिसाइज तो हुई, लेकिन ये गारंटी नहीं देती कि ये क्या एक्यूरेट है या नहीं है. लेकिन इसी के मुकाबले में एक्यूरेसी जो है, हाई एक्यूरेसी डज नॉट रिक्वायर हाई प्रिसिशन. यानी कि अगर हाई एक्यूरेसी आपको चाहिए तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि प्रिसिशन भी हो. आप उससे एक या दो वैल्यूज भी अगर ट्रू वैल्यू के या एक्सेप्टेड वैल्यू के करीब होती हैं तो हम उसको एक्यूरेट कंसीडर करते हैं. ओके, एग्जांपल में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये एग्जांपल्स भी यहाँ पे दो गिवन है. तो अगला क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास. ये क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस. फ्रेंड्स, हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है डायमेंशंस का.
इसमें से फेडरल बोर्ड में और डिफरेंट बोर्ड्स में क्वेश्चन लाजमी आता है, सो इसको आप लोग डिटेल से देखिएगा इस क्वेश्चन को भी। और यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है कि जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है ये क्या है, हम इसको जरा डिस्कस करते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन states that in any physical equation or formula all terms must have the same dimensional units. So हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज हैं, जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन है, आइंस्टाइन इक्वेशन है, ये डिफरेंट जो आपके पास फार्मूलाज हैं उनकी लेफ्ट और राइट साइड पे हम लोग क्या करते हैं, यूनिट्स फाइंड करते हैं और उन यूनिट्स को हम लोग इक्वल प्रूव करते हैं। अगर वो इक्वल प्रूव होते हैं तो हम कहते हैं कि ये इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है। तो इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते होते हैं आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन से, और आपकी दूसरा जो है वो आइंस्टाइन की इक्वेशन की इसको प्रूव करें कि ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इस पे अप्लाई होता है या नहीं होता है, डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो इसमें हम लिख देंगे दिस प्रिंसिपल इंश्योर्स दैट इक्वेशंस आर डायमेंशनली कंसिस्टेंट अलोइंग फॉर द मीनिंगफुल कंपैरिजंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। ओके स्टूडेंट्स, ये सिंपल क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 जो न्यूमेरिकल है। ए बॉल इज थ्रोन इन द एयर एंड 5 डिफरेंट स्टूडेंट्स individually measuring the time it takes to fall back down using stopwatches. The time obtained by each student all the following: 6.2 seconds, 6.1, 6.0 seconds, 6.4 seconds, 6.1 and 5.8। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है। ये क्वेश्चन ये है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं वो बॉल को ऊपर की तरफ जो है वो फेंकते हैं, और बॉल जब वापस आती है उनके पास तो वो स्टॉप वॉच से उसका टाइम जो है वो क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं। और उनका जो मेजर टाइम है वो गिवन है यहाँ पे, ये आपके पास 6.2, 6.0, 6.4, 6.1, 5.8। तो हमने क्या करना है, इसके अंदर अनसर्टेनिटी जो है वो क्या करनी है, फाइंड करनी है। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें हम लिखेंगे कि दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स मल्टीपल मेजरमेंट्स टेकन बाय डिफरेंट स्टूडेंट्स। तो हम देखें इसमें तो मल्टीपल, हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल क्या है, मेजरमेंट्स हैं जो डिफरेंट स्टूडेंट्स ने क्या की हैं, मेजर की हैं। Where the variability in the measurements reflects not just the precision of the stopwatch but also human reflection time and other minor differences in the experimental conditions। फ्रेंड्स इस तरह का क्वेश्चन आपकी एग्जांपल में भी है इस चैप्टर में, जहाँ पे टाइम पीरियड फाइंड किया गया है सिंपल पेंडुलम का। अब उस स्टूडेंट उस न्यूमेरिकल के अंदर क्वेश्चन के अंदर हम सिंपली क्या करते हैं, हम उसकी जो टोटल टाइम फाइंड करते हैं 20 वाइब्रेशंस का, और उसके लीस्ट काउंट से 20 वाइब्रेशंस को डिवाइड करते हैं, तो वो आपके पास अनसर्टेनिटी आ जाती है, यानी उसको लीस्ट काउंट के फॉर्मूला से हम लोग डिराइव करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे केस डिफरेंट है, हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट जो मेजरमेंट स्टूडेंट्स की ली गई है, हर एक मेजरमेंट के दरमियान जब वो टाइम लैप्स है, यानी एक मेजरमेंट ये ली गई है जब 6.2, तो इस स्टूडेंट ने जब इसको मेजरमेंट ली है, जब दूसरे स्टूडेंट ने ली है तो उसके दरमियान टाइम लैप्स होगा। तो अब हर स्टूडेंट जो है वो बॉल को थ्रो करता है, उसको कैच करता है, तो कैच करते हुए थ्रो करते हुए डिफरेंट टाइम जो है वो कंज्यूम करेंगे। तो इससे हम लोग टाइम पीरियड जो है अनसर्टेनिटी जो है वो इसके लीस्ट काउंट वाले फार्मूला से ड्राइव नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट फैक्टर्स आ सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, पहला जो फैक्टर है वो स्टॉप वॉच ह्यूमन रिएक्शन टाइम है, और डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस भी हो सकती हैं। तो इसको स्टूडेंट्स हम कैसे ड्राइव करेंगे, इसको ड्राइव करेंगे हम लोग मेन टाइम इसका सबसे पहले फाइंड करेंगे। सबसे पहले मेन टाइम क्या है, एवरेज टाइम। तो हम इन तमाम वैल्यूज को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 5 करेंगे, क्योंकि 5 वैल्यूज हैं। इससे आपका रिजल्ट आ जाएगा 6.1। ये आपकी वो क्या है, वो आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, जो मेजर्ड वैल्यू है। To calculate the uncertainty, we often use the range method for simplicity, which involves finding the range and then dividing by 2। ये मैंने इसमें स्टूडेंट्स एक्सप्लेन किया है कि हम इसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है उसको फाइंड करने के दो तरीके होते हैं, एक लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है और एक होता है आपका रेंज फाइंड करने का। सो इस केस में एक से ज्यादा आपके पास वैल्यूज आई हैं, तो हम इसको रेंज के फॉर्मूला से क्या कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं। तो रेंज होती है आपकी मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। स्टूडेंट्स मैक्सिमम वैल्यू थी आपके पास 6.4, मिनिमम वैल्यू है 5.8, इनको जब माइनस करेंगे इसका रिजल्ट आएगा 0.6 सेकंड। तो हम इसको क्या करते हैं, रेंज को डिवाइडेड बाय 2 भी करते हैं, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे क्योंकि दो वैल्यूज की रेंज फाइंड की है, तो उसके पास उससे आपके पास जो है वो एक एवरेज जो है वो अनसर्टेनिटी आ जाएगी, जो कि 0.3 सेकंड होगी। और इसी का बी पार्ट था कि हाउ शुड द रिजल्टिंग टाइम बी एक्सप्रेस, तो कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो रिजल्टिंग टाइम जो है आपको पता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपकी मेजर्ड वैल्यू होती है और इसमें अनसर्टेनिटी होती है प्लस माइनस 0.3 सेकंड। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसमें मैंने आपकी सिंपलिसिटी के लिए यहाँ पे एक नोट भी लिख दिया, आप इसको भी देख लीजिएगा। यूजिंग द लीस्ट काउंट मेथड डज नॉट एक्यूरेट फॉर ह्यूमन रिएक्शन टाइम, क्योंकि ह्यूमन रिएक्शन टाइम डिफरेंट होते हैं, तो इसके लिए हम लीस्ट काउंट वाला फॉर्मूला जो है वो इसके लिए वो वैलिड नहीं होगा। एंड वेरिएबिलिटी बिटवीन डिफरेंट मेजरमेंट्स, वेरिएबिलिटी कहते हैं स्टूडेंट्स डिफरेंट मेजरमेंट्स के अंदर जो वैल्यूज वेरी करती हैं उसको। Therefore, the range method provides a more comprehensive estimate of the uncertainty। तो रेंज मेथड से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसकी अनसर्टेनिटी को एस्टिमेट
कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज गिवन बाय E इक्वल्स टू HF। ये फार्मूला होता है आपका एनर्जी ऑफ फोटोन का। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्लैंक्स कांस्टेंट H वेयर F इज द फ्रीक्वेंसी। तो आपने H जो प्लैंक्स कांस्टेंट है उसकी डायमेंशंस फाइंड करनी है और फ्रीक्वेंसी F जो है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। सो हमारे पास फार्मूला E इक्वल्स टू HF जो है वो गिवन है। आप सिंपली, आपको पता है ये F फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, यानी F इक्वल्स टू 1/T होता है। आप सिंपली यहाँ पे F की जगह 1/T पुट करेंगे। उसके बाद 1/T पुट किया तो चूंकि हमने H फाइंड करना है, यहाँ से हम H फाइंड करना चाह रहे हैं, तो आप सिंपली यहाँ से H को यहीं पे रहने देंगे, इस T को उठा के E के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा H इक्वल्स टू ET। अब स्टूडेंट्स आपको पता है E जो है वो आइंस्टाइन की बड़ी फेमस इक्वेशन है, E इक्वल्स टू MC स्क्वायर, तो इसकी जगह हम लोग E की जगह पुट कर देंगे MC स्क्वायर। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमने पुट किया MC स्क्वायर, तो इंटू टी था। अब इसको हम डायमेंशन एलसीएस के ऊपर करेंगे। H जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो हम इसको ब्रैकेट्स में लिखेंगे, यानी इसकी डायमेंशंस फाइंड करने लगे हैं। M जो है वो मास है, तो उसकी डायमेंशन M होती है। C जो है वो वेलोसिटी है, यानी स्पीड ऑफ साउंड है, स्पीड ऑफ लाइट है सॉरी। तो इसको हम लोग वेलोसिटी के केस में कंसिडर करेंगे, तो वेलोसिटी की जो डायमेंशन होती है वो LT-1 होती है। तो LT-1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या था, स्क्वायर था, इंटू टी, टी की डायमेंशन टी। अब फिर इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ML T। अब टी यहाँ पे भी टी है और यहाँ पे भी टी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चूंकि हमने इसका स्क्वायर भी लिया हुआ है, तो जब स्क्वायर लेंगे तो L का स्क्वायर हो जाएगा, T का जब स्क्वायर लेंगे तो T-2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस T को इस पावर में से ऐड कर देंगे इसके अंदर, ये हो जाएगा ML स्क्वायर। T-2 + 1 होगा, तो -2 + 1 क्या होता है, -1 के इक्वल। तो ये आपके पास डायमेंशन आ जाएगी किसकी, प्लैंक्स कांस्टेंट की। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास ये थे शॉर्ट क्वेश्चंस, इनको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट कंप्रेसिव क्वेश्चन है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द टर्म अनसर्टेनिटी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये पेपर के रिस्पेक्ट से, तो इसको आप देखिएगा। हम अनसर्टेनिटी को देखेंगे। अनसर्टेनिटी की सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, उसको देख लेते हैं। अनसर्टेनिटी इज द रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज विद इन विच द ट्रू वैल्यू ऑफ द एक्सपेरिमेंट लाइज एंड इट रिफ्लेक्ट्स बोथ द प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट प्रोसेस एंड एक्नॉलेजेस दैट नो मेजरमेंट कैन बी परफेक्टली एग्जैक्ट। स्टूडेंट्स अनसर्टेनिटी क्या होती है, अनसर्टेनिटी सिंपली किसी भी मेजर्ड वैल्यू के अंदर जो मेजर्ड वैल्यू होती है, रेंज ऑफ पॉसिबल जो मेजरमेंट्स होती हैं, यानी उसके अंदर जो रेंज ऑफ एरर हो सकता है, क्योंकि कोई भी इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट नहीं होता, वो 100% एक्यूरेसी के साथ वैल्यूज मेजर नहीं कर सकता। किसी ने हर एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर कुछ ना कुछ उसका जो है वो अनसर्टेनिटी होती है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनसर्टेनिटी। डेफिनेशन को आप देख सकते हैं, अनसर्टेनिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल डेल। हम इसको डेल या डेल्टा से क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। फ्रेंड्स हमने एक्सप्लेनेशन में क्या करना है कि अनसर्टेनिटी इज एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ ऑल मेजरमेंट्स ड्यू टू लिमिटेशंस इन द मेजरमेंट्स प्रोसेस। कि अनसर्टेनिटी जो होती है वो हर एक मेजरमेंट के अंदर मौजूद होती है। क्यों? क्योंकि तमाम मेजरमेंट जो मेजरमेंट के प्रोसेस होते हैं उनके अंदर कुछ लिमिटेशंस होती हैं। इंस्ट्रूमेंट यूज एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसके अंदर भी कुछ एरर हो सकता है, और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं उसमें भी एरर हो सकते हैं। स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन जो है वो अक्सर स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता पॉइंट, एक्सटर्नल फैक्टर्स कैसे हो सकते हैं। स्टूडेंट्स हम एक मीटर रॉड यूज कर रहे हैं जो कि स्टील का बना हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये आपके टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हॉट टेम्परेचर होगा तो स्टील का जो रॉड है उसकी लेंथ क्या होगा, एक्सटेंड भी हो सकता है, उसकी लेंथ भी बढ़ सकती है, और ऐसे ही अगर टेम्परेचर कम होगा, कोल्ड होगा, तो उसकी लेंथ कम हो जाएगी। तो ये आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं। It is crucial for understanding the reliability of the measurement and for comparing different measurements. The expression of uncertainty provides a way to communicate the quality and reliability of the मेजरमेंट। तो अनसर्टेनिटी जो होती है वो किसी भी एक्सप्रेशन जो अनसर्टेनिटी की होती है वो हमें क्या करती है, जो हमने मेजरमेंट की है उसकी क्वालिटी और रिलायबिलिटी को इंश्योर करती है। फ्रेंड्स इसके बाद हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी। तीन अनसर्टेनिटी की आपने टाइप्स पढ़ी हुई हैं, उसमें पहली टाइप है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। फ्रेंड्स एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज द मार्जिन ऑफ एरर इन ए मेजरमेंट एक्सप्रेस्ड इन सेम यूनिट एज द मेजरमेंट इटसेल्फ। आपकी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है वो किसी भी मेजरमेंट के अंदर मार्जिन ऑफ एरर होता है, जो स्मॉल एरर होता है किसी भी मेजरमेंट के अंदर, उसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। फॉर एग्जांपल इफ द लेंथ ऑफ इज मेजर्ड एज x प्लस डेल प्लस माइनस डेल x इक्वल्स टू 5.0 और इसमें अनसर्टेनिटी लिखी हुई है 0.2 मीटर। अब स्टूडेंट्स ये हमने मेजरमेंट ली है, तो ये जो प्लस माइनस 0.2 लिखा हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो ये अनसर्टेनिटी है जो कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो है 0.2 मीटर। यानी कि आपकी ये जो आपने वैल्यू फाइंड किया 5.0,
ये 5.0 प्लस 0.2 मीटर भी रीडिंग हो सकती है, 5.0 माइनस 2 0.2 मीटर भी रीडिंग हो सकती है। यानी ये वो इसके अंदर जो मार्जिन ऑफ एरर हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था ना, मार्जिन ऑफ एरर, तो ये वो मार्जिन ऑफ एरर आपका हो सकता है जो कि 0.2 मीटर इस रीडिंग के अंदर। The absolute uncertainty is 0.2 meter. It gives a straightforward indication of the possible error range in the measurement. So इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इस क्वेश्चन को इस तरह से लिख भी सकते हैं और इसको याद भी कर सकते हैं। ओके, मैं इसके रेज कर देता हूँ ताकि आप इसको नोट कर सकें। स्टूडेंट्स, आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही स्क्रीनशॉट लेके या इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को डेल एक्स से डिनोट करते हैं और ये है यहाँ पे 0.2 मीटर। इसी की दूसरी टाइप है स्टूडेंट्स फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। उसकी डेफिनेशन क्या है? The ratio of absolute uncertainty to the measured value is called fractional uncertainty. Fractional uncertainty क्या होती है स्टूडेंट्स? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो आपने अभी देखी है डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, जो कि अभी हमने देखी थी 5 मीटर थी। इनको डिवाइड करें तो आपके पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आती है। इट अलाउज it allows the size of the uncertainty relative to the measurement. आपकी measurements के रिस्पेक्ट से कितनी uncertainty, कितना एरर आपकी वैल्यू के अंदर आ रहा है, ये होती है आपकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। यानी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आपकी एक मेजर्ड वैल्यू के अंदर कितनी उसके अंदर एरर है उसको रिलेट करता है। फ्रैक्शनल सर्टेनिटी की ये फॉर्मूला है, तो इसकी जगह डेल एक्स ओवर एक्स लिखेंगे और हमने जो एग्जांपल देखी है उसमें 0.2 इसके अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी थी जो कि यहाँ पे पुट करेंगे और डिवाइडेड बाय 5 मीटर जो कि आपके पास मेजर्ड वैल्यू थी, इनको डिवाइड करेंगे। 0.04 इज दी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। Fractional uncertainty is the unit lesson provides a normalized measure of uncertainty which is useful for comparing uncertainties in different measurements. स्टूडेंट्स, एक शॉर्ट क्वेश्चन या एक ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कि जो आपकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होती है इसकी यूनिट क्या होती है। तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी जो है वो यूनिटलेस होती है, क्योंकि यहाँ पे जब हम यूनिट्स पुट करते हैं तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का भी यूनिट वही होता है और मेजर्ड वैल्यू का भी वही, यानी मीटर और मीटर है तो मीटर मीटर कट जाएंगे यहाँ से। जब हम इस मीटर और मीटर को काटेंगे तो ये आपके पास यूनिटलेस हो जाएगा। तीसरी टाइप है स्टूडेंट्स यहाँ पे परसेंटेज अनसर्टेनिटी। परसेंटेज यानी कि आप परसेंटेज फाइंड करते हैं अनसर्टेनिटी कितने परसेंट है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज a way of expressing the uncertainty of a measurement as a percentage of the measured value. This form is particularly useful for quickly understanding the relative size of the uncertainty compared to the measured value. जो आपकी हमने यहाँ पे फ्रैक्शनल सर्टेनिटी देखी है इसी की परसेंटेज फाइंड करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी बेसिकली आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है उसके अंदर कितने परसेंट अनसर्टेनिटी मौजूद है उसको हम लोग कहते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी। सो इस वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये आपके पास 4% आ जाएगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्कस द रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग अनसर्टेनिटी प्रोपगेशन इन द फाइनल रिजल्ट्स इन द डिफरेंट केसेस। सो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और ये आपकी बुक पे टेक्स्ट बुक पे पेज 14 एंड 15 पे डिटेल के साथ लिखा गया। आपने एग्जैक्टली वहां से उन रूल्स को क्या कर लेना है, याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, व्हाट डज द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मीन, कि फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस क्या होती हैं, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। सो ये क्वेश्चन भी आपकी बुक पे एज इट इज गिवन है। डायमेंशनल एनालिसिस की जो डेफिनेशन है वो याद कीजिएगा, उसके एडवांटेजेस भी गिवन है और उसके कुछ एग्जांपल्स भी गिवन है, उनको आप लोग एज इट इज याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, ये आपकी बुक पे चूंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट लिखा हुआ है तो मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, what is meant by estimation of physical quantity, explain with the help of an example। ये आपके फर्स्ट पेज पे भी है कि फिजिकल क्वांटिटी की एस्टिमेशन क्या चीज होती है, इसको एग्जांपल से आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। स्टूडेंट्स, हम लोग इसमें लिखेंगे एन एस्टिमेशन इज अ रफ एजुकेटेड गेस टू द वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी बाय यूजिंग प्रायर एक्सपीरियंस एंड साउंड फिजिकल रीजनिंग। आपके पास जो एस्टिमेशन होती है वो एक आइडिया होता है जो कि आपकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, लेकिन रफ जो है वो एक गैस होता है। तो इस डेफिनेशन को आप लोग लिख सकते हैं। ओके, एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे, एस्टिमेशन इन्वॉल्व यूजिंग नॉन डाटा। जो आपकी एस्टिमेशन होती है उसके अंदर कुछ नॉन डाटा भी इन्वॉल्व होता है, लॉजिकल रीजनिंग होती है और क्या होता है इसके अलावा एक्सप्लेनेशंस होती हैं, टेक्निक्स जो यूज करते हैं, यानी कि हम लोग अप्रोक्सीमेशंस को भी क्या करते हैं, यूज करते हैं एट ए वैल्यू दैट इज क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू। और वो जो आपकी अप्रोक्सीमेशन होती है वो उस एक्चुअल या ट्रू वैल्यू के बहुत क्लोज होती है। दिस प्रोसेस ऑफन इन्वॉल्व्स सिंपलीफाइंग assumptions एंड इग्नोरिंग माइनर फैक्टर्स दैट डू नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द ओवरऑल रिजल्ट। इसमें कुछ फैक्टर्स को हम लोग क्या कर देते हैं, इग्नोर करते हैं, जो आपके फाइनल रिजल्ट को इतना ज्यादा फैक्टर उसको इफेक्ट नहीं करते। Estimations are valuable in situations where precision is less critical but a general understanding of the magnitude of a quantity is needed। हम estimations का कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा एक्यूरेट या बहुत ज्यादा आपको ज्यादा प्रिसिशन जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती, तो वहाँ पे हम रफ एक आइडिया जो है वो गैस क्या करते हैं, एस्टिमेट जो है उसको लगाते हैं।
ओके, एग्जांपल में स्टूडेंट्स, चूंकि एग्जांपल क्वेश्चन में एग्जांपल पूछी गई है, तो एग्जांपल एक सिंपल है। एस्टिमेटिंग द हाइट ऑफ ए बिल्डिंग। स्टूडेंट्स, आपके घर के सामने एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग की हाइट आपने एस्टिमेट करनी है, तो कैसे करेंगे? इमेजिन यू आर स्टैंडिंग आउटसाइड ए बिल्डिंग एंड वांट टू एस्टिमेट इट्स हाइट। You don't have any measuring tools, but you do have some known information. आपके पास कोई टूल नहीं है कि आप बिल्डिंग की हाइट मेजर करें, और आपके पास कुछ मेजरिंग जो इंफॉर्मेशन है वो गिवन है। वो क्या क्या है वो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके स्टूडेंट्स, आपके पास कुछ ये एस्टिमेशन जो आपके पास गिवन जो डाटा है वो है। आपकी हाइट आप अपनी सबसे पहले मेजर कर सकते हैं, जो आपके एस्टिमेटेड है वो है 1.8 मीटर्स। आपकी जो हाइट का शेडो है उसको भी आप क्या कर सकते हैं, गैस कर सकते हैं, वो है 2 मीटर्स। और बिल्डिंग का जो शेडो है, शेडो को चूंकि मेजर किया जा सकता है तो आप उसको मेजर कर सकते हैं, वो 20 मीटर एग्जाम्पल के अंदर लिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, हमें पता है कि वी कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स टू एस्टिमेट द बिल्डिंग्स हाइट एज। हम मैथ्स के अंदर सिमिलर ट्रायंगल्स का कुछ कंसेप्ट पढ़ते हैं कि हम उनको ट्रायंगल जो सिमिलर होती हैं, वो एक ट्रायंगल का डाटा हमें पता हो तो हम दूसरी ट्रायंगल को भी उसके साथ क्या करते हैं, चूंकि सिमिलर होती है तो हम कहते हैं उसका भी डाटा जो है वो सेम है, यानी उसकी साइड या उसका जो एरिया वगैरह वो भी सेम होगा। तो हम क्या करेंगे, द रेशियो ऑफ योर हाइट टू द लेंथ ऑफ योर शेडो इज द सेम एज द रेशियो ऑफ बिल्डिंग्स हाइट टू द लेंथ ऑफ इट्स शेडो। अब फ्रेंड्स हम देखें तो आपकी जो हाइट है वो आपके शेडो के रिस्पेक्ट से उसकी जो रेशो है वो बिल्कुल सेम होगी, जो बिल्डिंग के उसके अपने शेडो के हिसाब से होगी। क्योंकि फॉर एग्जांपल हम सन के आगे खड़े हैं, यानी बिल्डिंग सन से आगे है, तो उसका शेडो जो है वो सन की वजह से है। तो आपका शेडो भी सन की वजह से है, तो आपकी जो शेडो का और आपकी हाइट की जो रेशो है वो एग्जैक्टली सेम होगी, जो बिल्डिंग की हाइट और उसकी शेडो के दरमियान है। तो हम इन रेशियोज को इक्वल लिखेंगे और यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। आपकी हाइट हमने ऊपर यहाँ पे कंसीडर की हुई है 1.8, तो आप यहाँ से उठाएंगे 1.8 पुट करेंगे इसकी जगह, और डिवाइडेड बाय आपकी जो शेडो की जो लेंथ है वो 2 मीटर है, 2 आ जाएगा यहाँ पे। हाइट ऑफ बिल्डिंग आप फाइंड करना चाहते हैं तो ये फाइंड करेंगे, और हाइट ऑफ जो शेडो है जो उसकी लेंथ है वो 20 है, तो उसको आप पुट करेंगे, तो इससे आपको रीअरेंज करना पड़ेगा और इससे आपका रिजल्ट आ जाएगा h इक्वल टू 18 मीटर। तो ये एक एस्टिमेटेड वैल्यू है जो कि गैस है, जिसे आप कह सकते हैं कि जो बिल्डिंग है इसकी हाइट 18 मीटर है। Therefore, based on your estimation, the height of the building is approximately 18 meters. This method provides a quick and reasonable accurate estimate without the need for precise instrument. तो आपके पास इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें दौरान, तो आप इससे सिंपली क्या कर सकते हैं, उस बिल्डिंग की हाइट भी एस्टिमेटेड हाइट जो है वो गैस कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसा हम क्वेश्चन एक ये भी शॉर्ट आ सकता है, या इस क्वेश्चन में भी आप ऐड कर सकते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एस्टिमेशन। तो आप इंपॉर्टेंस में क्या लिखेंगे, एस्टिमेशन। स्टूडेंट्स, इसकी इंपॉर्टेंस में क्या लिखेंगे आप, एस्टिमेशन इज एन एसेंशियल स्किल इन साइंस, इंजीनियरिंग एंड डेली लाइफ। आपकी एस्टिमेशन जो होती है वो साइंस के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर और डेली लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा यूज होती है। इट अलाउज फॉर इफेक्टिव प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग व्हेन प्रिसाइज डाटा इज अनअवेलेबल। आपके पास जो प्रिसाइज डाटा है वो अनअवेलेबल हो तो आप डेली लाइफ में भी या इंजीनियरिंग में और साइंस में भी इसको बहुत यूज करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए और इफेक्टिव प्लानिंग के लिए। स्टूडेंट्स, ये थी आपके चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज। इसमें हमने आज शॉर्ट क्वेश्चंस देखे हैं और साथ में इसके लॉन्ग क्वेश्चंस देखे हैं। स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन से रिलेटेड किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। इसी चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इससे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम इसको जो है वो कवर करेंगे स्टूडेंट्स। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।